एक ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक की समरी देने जा रहा हूं जिससे आप स्टॉक मार्केट में एक प्रो बन जाएंगे एंड बड़े बड़े स्टॉक मार्केट प्लेयर को आराम से हरा पाएंगे बस इस वीडियो को पूरा देखकर। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक स्किल सीखनी पड़ेगी या आपको एक एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर आपने आज तक स्टॉक मार्केट के बारे में सुना भी नहीं है तब भी आप सिर्फ इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज मैं आपके साथ वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, जिसके ऑथर है पीटर लिंच, इसकी डिटेल समरी देने जा रहा हूं। ये वीडियो कंप्लीट चैप्टर वाइज समरी है इस बुक की, जिससे आप कम टाइम में पूरी बुक की नॉलेज को सीख सकते हैं और तुरंत एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। पीटर लिंच एक लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा पैसे एंड नाम दोनों कमाया है। कि 1966 में फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट्स में एज अ इंटर्न ज्वाइन हुए थे और 1977 में ये पोर्टफोलियो मैनेजर बन गए थे मैगलेनन फंड के, और इन्होंने 13 साल तक इसे मैनेज किया और ऑन एन एवरेज 29.2% का एनुअल रिटर्न्स कमा के दिया, जो म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट के हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न था। इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इन्वेस्टर्स माइंड। बेसिकली पार्ट 1 में आप ये सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट शुरू क्यों करना चाहिए और आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने के लिए। पार्ट 2 है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू पिक स्टॉक्स। यहाँ हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे डिफरेंट स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं एंड फाइनली स्टॉक्स को चुनते कैसे हैं। पार्ट 3 है लॉन्ग टर्म व्यू टू इन्वेस्टिंग एंड पोर्टफोलियो। इस पार्ट में हम लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करना है ये भी सीखेंगे। तो चलिए चैप्टर वाइज समरी शुरू करते हैं। पार्ट 1 प्रिपेयरिंग टू इन्वेस्ट। चैप्टर 1 द मेकिंग ऑफ अ स्टॉक पिकर। 1950s के दौरान अमेरिका में सभी लोगों को लगता था कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना यानी पैसे की बर्बादी, और पीटर लिंच के फैमिली में भी यही माइंडसेट थी। सभी अवॉइड करते थे स्टॉक मार्केट के बारे में बात भी करना। पर पीटर की जब जॉब लगी एज अ कैडी गोल्फ कोर्स में, कैडी वो होता है जो गोल्फ प्लेयर्स की बैग्स उठाता है, और जैसे कि हमें पता ही है कि गोल्फ अमीरों का स्पोर्ट है, तो जब पीटर लिंच बड़े बड़े बिजनेसमैन के बैग्स उठाया करते थे गोल्फ गेम्स के दौरान, तब उन्होंने नोटिस किया कि ये लोग मोस्टली स्टॉक्स की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कभी कभी सेलिब्रेट भी करते थे कि इनके सिलेक्टेड स्टॉक्स ने मल्टी बैगर्स रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ धीरे धीरे पीटर लिंच को लगा कि मेरी फैमिली है जो मुझे स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री से दूर रहने के लिए बोलती है, वहीं ये लोग हैं जो डेली इतना पैसे कमा रहे हैं जो मेरी पूरी फैमिली मेंबर्स मिलके भी साल में नहीं कमाते हैं। वैसे पीटर लिंच ने बॉस्टन कॉलेज में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने कई सारे सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मेटाफिजिक्स, लॉजिक्स जैसे ढेर सारे सब्जेक्ट्स पर अच्छा स्कोर किया। पर वो बुक में कहते हैं कि हिस्ट्री एंड फिलोसफी उनके ज्यादा काम आया स्टॉक मार्केट में, ना कि स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स, क्योंकि वो कहते हैं कि जो मैथमेटिक्स आपको चाहिए स्टॉक मार्केट में वो आप क्लास 4 में ही सीख लेते हैं। पीटर लिंच ने 1963 में अपना पहला स्टॉक चुना इन्वेस्ट करने के लिए, और सिर्फ 2 साल में उस स्टॉक ने 5 गुना रिटर्न्स दिया, जिससे उन्होंने अपने कॉलेज की फीस भी पे कर दी। अपने सेकेंड ईयर में उनको एक इंटर्नशिप मिली फिडिलाइट म्यूचुअल फंड कंपनी में, जो उस वक्त सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। चैप्टर 2 द वॉल स्ट्रीट ऑक्सीमोरॉन्स। इस चैप्टर में ऑथर पीटर कहते हैं कि इंडिविजुअल एंड एमेच्योर इन्वेस्टर के पास ज्यादा एडवांटेज होता है प्रोफेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, क्योंकि प्रोफेशनल या फिर फंड मैनेजर के पास कई तरीके के अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले। पर हम और आप जैसे इन्वेस्टर के पास ये एडवांटेज है कि हम जब चाहे तब अपने सिलेक्टेड कंपनीज के शेयर्स को ले सकते हैं, हमें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। चैप्टर 3 इज दिस गैम्बलिंग और व्हाट। इस चैप्टर में पीटर लिंच ने डेट में इन्वेस्ट करना और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में डिफरेंस बताया है। डेट में इन्वेस्ट करने का मीनिंग है कि आप किसी को लोन दे रहे हैं और आपको उसके लिए इंटरेस्ट मिलता है। जब आप बैंक में एफडी करते हैं या जब आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो सिंपली आप उनको उधार दे रहे हैं, और जिससे वो आपके पैसों से वो और पैसे कमाए और इन रिटर्न आपको इंटरेस्ट मिले और साथ ही साथ आपका प्रिंसिपल वैल्यू भी मिल जाए। ऑथर का मानना है कि डेट में इन्वेस्ट करके फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि 1927 से यूएस में डेट ने 5% से भी कम रिटर्न्स दिया है, तो यहाँ पे पैसे नहीं बनेंगे आपके। लेकिन जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तब रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है डेट से। 1927 से यूएस में ऑन एन एवरेज एक कॉमन स्टॉक ने 9.8% का रिटर्न दिया है। अगर रिस्क की बात करें तो स्टॉक्स में ज्यादा रिस्क है, क्योंकि कोई भी कंपनी कभी भी डिक्लाइन कर सकती है, और जो कंपनी आज से 20 साल पहले टॉप पे थी उनमें से कई सारी कंपनीज आज बंद हो चुकी हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा पैसे कमाने हैं या फिर कम रिस्क लेकर आपको कम कमाना है।
चैप्टर 4 पासिंग द मिरर टेस्ट। 3 क्वेश्चन आपको पूछना है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अकॉर्डिंग टू पीटर लिंच। नंबर 1, क्या मेरे पास एक घर है? डू आई ओन अ हाउस? क्या मुझे पैसों की जरूरत है? डू आई नीड द मनी? और नंबर 3, क्या मेरे पास स्किल्स है कि मैं स्टॉक्स में सक्सेस पा सकूं? डू आई हैव द पर्सनल क्वालिटीज इट टेक्स टू सक्सीड? पहले क्वेश्चन पे आते हैं, डू आई ओन अ हाउस। ये ऑथर का मानना है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना खुद का घर खरीदना चाहिए। उनका मानना है कि जब आप घर खरीदते हैं तो ज्यादातर केसेस में आप उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं, जिससे आपको मेंटल खुशी मिलती है कि आपके सर के ऊपर छत है। वो ये कहते हैं कि ज्यादातर लोग रियल एस्टेट मार्केट में इसीलिए पैसे कमाते हैं और स्टॉक्स में इसीलिए वो गवाते हैं क्योंकि घर खरीदने से पहले आप हफ्तों या महीनों रिसर्च करते हैं, खुद जाकर प्रॉपर्टीज देखते हैं, फायदे या नुकसान को भी आप कैलकुलेट करते हैं। पर जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये सारी चीजें नहीं करते। ऑथर इस बुक में कहते हैं, दे स्पेंड मोर टाइम शॉपिंग फॉर अ गुड माइक्रोवेव ओवन देन शॉपिंग फॉर अ गुड इन्वेस्टमेंट। यानी वो लोग, यहाँ उनकी बात हो रही है जो स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं, वो माइक्रोवेव ओवन खरीदने के लिए जो रिसर्च करते हैं उससे भी कम टाइम वो अपने इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, डू आई नीड द मनी? ऑथर कहते हैं, ओनली इन्वेस्ट व्हाट यू कुड अफोर्ड टू लूज। यानी उतना ही पैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जितना अगर आपको लॉस हो भी जाए तो आपके डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, डू आई हैव द पर्सनल क्वालिटीज इट टेक्स टू सक्सीड? क्या मेरे पास स्किल्स है स्टॉक मार्केट से अमीर बनने के लिए? ये स्किल फाइनेंशियल स्किल या कोई टैलेंट या कोई स्पेसिफिक डिग्री की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं पेशेंस यानी धैर्य, आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस, कॉमन सेंस जैसी स्किल्स आपको चाहिए। वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आपका IQ 160 है, जिसका मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो वो ये कहते हैं कि इसमें से आप 30-40 पॉइंट्स किसी और को दे दीजिए, क्योंकि इतना ज्यादा इंटेलिजेंस आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं चाहिए होगा, बल्कि आपका सही स्वभाव होना चाहिए जिससे कि आप दूसरों के ओपिनियन से अपने आप को डिटैच कर सको। चैप्टर 5 है, इज दिस अ गुड मार्केट? प्लीज डोंट आस्क। ऑथर ये कहते हैं कि सबसे सिंपल चीज आपको ये समझनी है कि आपको स्टॉक मार्केट में नहीं बल्कि आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑथर के पास कई सारे लोग आते हैं ये पूछने के लिए कि क्या अभी राइट टाइम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, या फिर क्या अभी सही मार्केट चल रहा है? तो पीटर का बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है कि मार्केट कोई चीज होती ही नहीं है, और जो भी ये प्रिडिक्ट करते हैं वो लगातार पैसे नहीं कमा पाते हैं। इसीलिए रिसेशन, बूमिंग मार्केट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट, सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी पर 100% ध्यान ना देकर आपको कंपनीज पर फोकस करना चाहिए और कंपनी के बारे में फोकस करना चाहिए। तो ये था पार्ट 1 प्रिपेयरिंग टू इन्वेस्ट की चैप्टर वाइज समरी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसे ही डिटेल समरीज आपके लिए अपलोड करूं। अब आते हैं पार्ट 2 पिकिंग विनर्स। चैप्टर 6 स्टॉकिंग द 10 बैगर। 10 बैगर का मतलब होता है जो स्टॉक फ्यूचर में 10 गुना से ज्यादा ग्रो कर सकता है। तो इस चैप्टर में ऑथर बात करते हैं 10 बैगर्स को स्टॉक करना शुरू कर दीजिए, उनके बारे में पढ़िए, उनके प्रोडक्ट को देखिए, उनके मैनेजमेंट को देखिए। ऑथर इस चैप्टर में एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिंपल सा सोल्यूशन देते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि किस कंपनी की रिसर्च करनी चाहिए, या फिर मैंने आज तक कभी भी कोई स्टॉक नहीं खरीदा है तो सबसे पहले मैं किन कंपनीज के स्टॉक्स को देखूं। ऑथर कहते हैं द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट लुकिंग फॉर 10 बैगर इज क्लोज टू योर होम। आप जो डेली बेसिस पर प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने घर में, उन्हीं कंपनी से शुरू करिए। एग्जाम्पल, अगर आप सुबह उठकर चाय या कॉफी पीते हैं तो जिस कंपनी के आप चाय पीते हैं उनके शेयर्स को आप देखिए गूगल पे। अगर आप टाटा टी की चाय पीते हैं तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का शेयर प्राइस आप गूगल में टाइप करिए। आप देख सकते हैं 9 मई 2023 के दिन इनका एक शेयर का प्राइस है 786.75 रुपीज, और आज ये पिछले दिन से 0.27% कम में ट्रेड हो रहा है। पिछले 5 साल में इस कंपनी ने 173.57 का रिटर्न्स दिया है। ऐसे ही आप जो भी डेली यूज करते हैं, साबुन, तेल, बाइक, कार, इंटरनेट, सब कंपनीज के शेयर्स देखना शुरू करिए। इससे आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में आना शुरू हो जाता है। और ऑथर रेकमेंड भी करते हैं कि उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करिए जिनके बिजनेस को आप समझ सकते हो। चैप्टर 7 आई हैव गॉट इट व्हाट इट इज। पिछले चैप्टर में ऑथर ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को इजी में समझाया है कि उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करिए जिनके बिजनेस को आप समझ सके। पर ऐसा तो नहीं है कि आपको चॉकलेट खाना पसंद है तो आप उन सारे कंपनीज में इन्वेस्ट कर दोगे जो चॉकलेट्स बनाती हैं। यहाँ आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या वो कंपनी आने वाले समय में भी ग्रो कर सकती है या नहीं। इसे समझने के लिए ऑथर ने 6 कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स को एक्सप्लेन किया है। नंबर 1 द स्लो ग्रोअर्स। ये वो
कंपनी है जो बहुत ही बड़ी है इन साइज और इनका एज भी बहुत ज्यादा है। इनका फीचर ये है कि ये देश के जीडीपी से थोड़ा फास्ट ग्रो होती है। इनकी शुरुआत फास्ट ग्रोअर से हुई थी जब ये छोटी कंपनी थे, पर धीरे धीरे इन्होंने अपना मार्केट कैप्चर किया, अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव किया, सेल्स भी बढ़ाया और अपने इन्वेस्टर को भी अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए। पर जब एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्लो डाउन करती है तब कंपनीज की ग्रोथ भी डिक्लाइन होती है। ऑथर कहते हैं कि एक स्लो ग्रोथ का सबसे बड़ा साइन ये है कि वो ज्यादा एंड रेगुलर डिविडेंड्स दे रही है। कंपनीज अक्सर जब नए तरीके ना ढूंढ पा रही हो अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए, तब वो अपने पैसों को एज अ डिविडेंड देती है इन्वेस्टर को खुश करने के लिए। इंडियन स्टॉक्स का अगर रेफरेंस दूं तो कोल इंडिया लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कुछ एग्जांपल्स हैं स्लो ग्रोअर्स स्टॉक्स के। दूसरे कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स है दी स्टॉलवर्ट्स। स्टॉलवर्ट्स वो कंपनी है जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, फाइनेंशियली स्टेबल है और जिनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन है। इनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर होता है और इन्होंने सालों तक कंसिस्टेंटली ग्रोथ अचीव की है। कुछ इंडियन एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस कुछ एग्जांपल्स हैं दी स्टॉलवर्ट्स के। ऑथर कहते हैं कि जब आप स्टॉलवर्ट्स में इन्वेस्ट करते हो तब आपको रिसेशन या डिफिकल्ट इकोनॉमिक टाइम में हेल्प मिलती है, पर ये कंपनीज आपको मैक्स 10 से 12% का रिटर्न दे सकती है और इस कैटेगरी ऑफ स्टॉक से आप डिसेंट प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में जो है द फास्ट ग्रोअर, जो नंबर 3 कैटेगरी है। फास्ट ग्रोअर्स छोटे एंड एग्रेसिव कंपनीज होते हैं जो 20 से 25% ग्रो कर सकते हैं और इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है। ये कंपनीज मोस्टली एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में होते हैं। वैसे मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, पर कुछ एग्जाम्पल शेयर कर सकता हूँ जो फास्ट ग्रोअर कैटेगरी में थे पहले, जैसे बजाज फाइनेंस लिमिटेड, टाइटन कंपनी एंड पेज इंडस्ट्री लिमिटेड। चौथे स्टॉक कैटेगरी पे आते हैं दी सिक्लिकल्स। सिक्लिकल इंडस्ट्री में कंपनीज की सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ती है या घटती है बहुत ही रेगुलरली, जैसे एयरलाइंस, ऑटो इंडस्ट्रीज, टायर कंपनीज, स्टील कंपनीज या इवन केमिकल कंपनीज। जब इकोनॉमी एक्सपैंड होती है तब ये सिक्लिकल कंपनीज बहुत ही कमाल के रिटर्न्स देती है, पर अगर इकोनॉमी थोड़ा भी स्लो डाउन होता है तब ये कंपनी बहुत फास्ट डिक्लाइन होती है और इन्वेस्टर को काफी नुकसान होता है। सिक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप रॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको सालों लग जाते हैं अपने लॉस को रिकवर करने में। पांचवा कैटेगरी है द टर्न अराउंड्स। ये वो स्टॉक होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं फिलहाल, पर इनमें पोटेंशियल बहुत होता है फ्यूचर में इंप्रूव करने का, चाहे वो मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी या मार्केट कंडीशन की चेंज की वजह से हो। ऑथर कहते हैं कि ऐसे स्टॉक से दूर रहना बेटर है क्योंकि बहुत ही कम कंपनीज है जो फिर से रिकवर कर पाती है। आखिरी कैटेगरी ऑफ स्टॉक है दी एसेट प्ले। ये वो कंपनी होती है जिनके पास एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट होता है जो उनके लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है, चाहे वो कैश हो, इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर्टीज हो, मशीन्स हो, कुछ भी हो। ये कंपनी फिलहाल अंडर वैल्यूड होती है और बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते भी नहीं है। तो ये थे 6 कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स। अब आते हैं चैप्टर 8 द परफेक्ट स्टॉक वाटर डील। ऑथर कहते हैं कि एक परफेक्ट कंपनी वो है जिसे अगर एक इडियट भी चलाए तो भी बिजनेस ग्रो होते रहे, और मैं उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करने के सपने देखता हूँ। पीटर इस बुक में कहते हैं कि 13 क्वालिटीज होनी चाहिए एक कंपनी में जिसे वो परफेक्ट स्टॉक कहते हैं। नंबर 1, इट साउंड्स डल और इवन बेटर रिडिकुलस। एक परफेक्ट स्टॉक यानी एक परफेक्ट कंपनी एक परफेक्ट सिंपल बिजनेस में होनी चाहिए जिनका नाम भी बहुत बोरिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक। नंबर 2, इट डज समथिंग डल। ऑथर कहते हैं कि एक बोरिंग कंपनी के पास अगर एक बोरिंग नेम है और साथ ही साथ वो कुछ बोरिंग कर रही है तो ये परफेक्ट मैच है। नंबर 3, इट डज समथिंग डिसएग्रीएबल, यानी वो कंपनी ऐसा काम कर रही हो जो हर किसी के बस की नहीं है। नंबर 4, इट्स अ स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ का मतलब है कि जब एक कंपनी एक नया इंडिपेंडेंट कंपनी शुरू करती है अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से, जैसे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। पहले ये कंपनी गवर्नमेंट ओन करती थी मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से, पर 2003 में गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स बेच दी एक जापानीज ऑटोमेकर कंपनी को जिसका नाम था सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन। फिर उस कंपनी ने फिर बाद में अपना सेपरेट पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बनाई मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के नाम से। तो पीटर लिंच प्रेफर करते हैं स्पिन ऑफ कंपनीज को। 5वां, द इंस्टीट्यूशंस डोंट ओन इट एंड एनालिस्ट डोंट फॉलो इट। ऑथर का मानना है कि अगर एक स्टॉक इंस्टीट्यूशनल या फाइनेंशियल एनालिस्ट के रेडार पे नहीं है, उसमें हम आम व्यक्ति के लिए पोटेंशियल हो सकता है अच्छे रिटर्न्स कमाने का।
नंबर 6, द रूमर्स अराउंड इट्स इन्वॉल्व विथ टॉक्सिक वेस्ट और द माफिया। अगर एक कंपनी का गलत रूमर्स फैला हुआ है तो लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पर अगर वो कंपनी जेन्युइन बिजनेस करती है तो यहाँ पे भी आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नंबर 7, देयर इज समथिंग डिप्रेसिंग अबाउट इट, यानी वो कंपनी कुछ डिप्रेसिंग करती हो। एग्जाम्पल के लिए ऑथर शेयर करते हैं अंतिम संस्कार का बिजनेस। नंबर 8, इट्स अ नो ग्रोथ इंडस्ट्री। बहुत ज्यादा ग्रोथ फिलहाल ना दिख रहा हो उस इंडस्ट्री में, क्योंकि कई बार हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने से कुछ ही सालों में मैसिव डिक्लाइन आता है। इसलिए ऑथर चूज करते हैं उस इंडस्ट्री को जिसमें अभी ग्रोथ की स्कोप थोड़ी कम दिख रही हो। नंबर 9, इट गॉट अ नीश। इट गॉट अ नीश, ऐसी कंपनी जिनका एक नीश हो। जैसे हम जब बात करते हैं मोबाइल इंटरनेट की तो 2 ही कंपनी है लीडर इंडिया में, एयरटेल एंड जियो। तो ऑथर का मानना है कि नीश बिजनेस में ज्यादा अर्निंग्स होती है, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटर्स बहुत जल्दी नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नंबर 10, पीपल हैव टू कीप बाइंग इट। ऐसा बिजनेस हो जिनका प्रोडक्ट्स लोग डेली बेसिस पर यूज करते हो। ऑथर कहते हैं कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, रेजर ब्लेड्स या सिगरेट्स कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा, बल्कि दूसरे बिजनेस में जहां पर कस्टमर महीने में या साल में एक बार खरीदता हो उनके प्रोडक्ट्स। 11, इट्स अ यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी। कंपनी टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हो, ना कि नेचुरल रिसोर्सेज का, क्योंकि टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ और बेटर होते जा रहा है, पर नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म में वो कंपनी सर्वाइव करती है जो टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर सके। नंबर 12, द इनसाइडर्स आर बाइंग, यानी उस कंपनी के एम्प्लॉयज भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। ये एक साइन है कि उनको लगता है कि कंपनी आने वाले समय में बहुत ग्रो करने वाली है। आखिरी क्वालिटी है द कंपनी इज बाइंग बैक शेयर्स। एक इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही अच्छा न्यूज होता है जब कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीदती है। इससे नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं और ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर बढ़ जाती है, जिससे स्टॉक प्राइस भी बढ़ जाता है। तो ये थे 13 क्वालिटीज जो एक परफेक्ट स्टॉक में होनी चाहिए। बाकी के चैप्टर्स की समरी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी पार्ट 2 अपलोड करने वाला हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्दी पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।